एक बार फिर से आप सभी का हमारे चैनल डाउट एक्सपर्ट में स्वागत है। हम एसएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सीरीज को कंटिन्यू करते हैं। ये है पार्ट ए। क्वेश्चन ये टीयर 1 सीजीएल 2024 में आए हुए मोस्टली क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 81, विच गवर्नर जनरल ऑफ ब्रिटिश इंडिया हेल्प्ड राजा राम मोहन रॉय लीगली टू एबॉलिश सती प्रैक्टिस। आप सभी को पता है कि उस समय में जो हमारे समाज था उसमें एक ये बहुत बड़ी कुप्रथा चल रही थी, सती प्रथा। इसमें क्या होता था कि अगर कोई भी फीमेल विडो हो जाती है तो उसको उसके हस्बैंड के साथ ही सती कर दिया जाता था। मतलब उसको सती होना ही पड़ता था। तो ये एक तरह से कुप्रथा थी जो हमारे समाज में उस समय में चल रही थी। तो ये क्वेश्चन है कि राजा राम मोहन रॉय ने इस सती प्रथा को खत्म करने के लिए अपनी पूरी लड़ाई लड़ी थी। तो जब उस टाइम पे हमारे ब्रिटिश इंडिया था, यानी कि इंडिया पे ब्रिटिशर्स का राज था, तो गवर्नर जनरल बना करते थे। तो वो पूछना चाह रहा है कि राजा राम मोहन रॉय को कौन से गवर्नर जनरल ने हेल्प किया था इस सती प्रथा को लीगली एबॉलिश करने में, खत्म करने में। तो उस टाइम पे एक जनरल थे विलियम वेंटिक। सभी को मोस्टली पता होगा कि ये काफी अच्छे जनरल मतलब थे, कुछ कुछ चीजों में इन्होंने काफी हेल्प की है। तो जो गवर्नर जनरल थे विलियम वेंटिक, इन्होंने हमारे टाइम पे, उस टाइम पे सती प्रथा को खत्म करने के लिए राजा राम मोहन रॉय जी को सपोर्ट किया था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है लॉर्ड विलियम वेंटिक। अब भाई हमारे लिए तो लॉर्ड नहीं है, हमारे लिए तो बस विलियम वेंटिक ही है। बट हाँ, लिखा यही जाता है कि लॉर्ड, बट हमारे लिए क्यों लॉर्ड होंगे, राइट। ठीक है। हम्म। तो विलियम बेंटिक ने इस चीज को एबॉलिश करने के लिए काफी हेल्प की थी। क्लियर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, सीजीएल 2024 में पूछा गया है। कभी कभी सती प्रथा कौन से ईयर में खत्म हुई ये भी पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 82, व्हेन वाज द फर्स्ट एशियन कबड्डी चैंपियनशिप हेल्ड। सबसे पहली एशियाई कबड्डी की जो प्रतिभा थी, चैंपियनशिप थी, ये कौन से साल में हुई थी? 1970, 1985, 1980 या फिर 1975? तो इसका राइट आंसर है 1980। 1980 में पहली एशियन कबड्डी चैंपियनशिप हुई थी। एक बात मैं बता दूं, इस सीरीज में लास्ट में मतलब हमने कुछ क्वेश्चंस रखे हैं इंग्लिश के। इंग्लिश के भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इंग्लिश एंड मैथ्स के भी, जनरल अवेयरनेस के साथ साथ। तो आप लोग इस सीरीज को, इस वीडियो को कंप्लीटली देखें और एंड में आपको इंग्लिश के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 83, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द मैस्कट ऑफ एफआईएच मेंस हॉकी वर्ल्ड कप 2023? आप देखिए 2024 के पेपर सीजीएल में ये पूछा गया था। तो उस टाइम पे 2023 में मेंस हॉकी वर्ल्ड कप हुआ था। तो ये जो मैस्कॉट है ये इंपॉर्टेंट है भाई, ये पूछ लिया जाता है। आपको ये देखना है कि अभी 2025 का आप सीजीएल देंगे तो 2024 में जो भी सेरेमनीज, वर्ल्ड कप या फिर कोई भी इवेंट ऑर्गेनाइज होगा, उसका मैस्कॉट या सिंबल या जो भी होगा, उसको आपको आपके लिए वो इम्पोर्टेंट है। प्रीवियस ईयर से हम यही समझते हैं कि क्वेश्चन का क्या पैटर्न है। तो देखो उसने मैस्कॉट पूछा है, तो उस टाइम पे मेंस हॉकी वर्ल्ड कप का जो मैस्कॉट था वो ओली था। आपको ध्यान होगा, ओली था, एक ऐसा थोड़ा गुड्डा टाइप था, उसका फोटो था। आप चाहें तो देख सकते हैं, बट हमारे लिए अब जो 2024 में होने वाले इवेंट्स हैं वो इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। क्लियर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 84। क्वेश्चन नंबर 84 क्या बोलता है? द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज इस्टेब्लिश्ड, जो भारतीय संविधान था वो किससे बना था? पार्शियल कैसा था? पार्शियल जुडिशियल सिस्टम था, डुअल जुडिशियल सिस्टम था, इंडिपेंडेंट जुडिशियल सिस्टम था या फिर प्लूरल जुडिशियल सिस्टम था? तो आपको पता होगा कि जो भारतीय संविधान है उसका जो जुडिशियल सिस्टम है वो इंडिपेंडेंट है, स्वतंत्र है। इसलिए जो भारतीय संविधान कैसे बना, कैसे स्टैब्लिश हुआ था? इंडिपेंडेंट जुडिशियल सिस्टम से। ये क्वेश्चन भी 2024 में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 85, विच ऑर्गेनिज्म आर क्लासिफाइड एज एबीज? जो एबीज होते हैं, कौन से इनमें से कौन सा ऑर्गेनिज्म है जो एबीज में आता है? आपको पता है जो एबीज होते हैं वो उड़ने वाली चीज होती है ना, जिनके पंख होते हैं, जो फ्लाई कर सकते हैं। अगर आपको इसका डेफिनेशन पता है और इसका मीनिंग पता है तो आप इजिली फिल्टर आउट कर लेंगे। देखो फिशेस भी नहीं उड़ सकती, फ्रॉग्स भी नहीं, स्नेक्स भी नहीं, बर्ड्स।
तो राइट आंसर क्या है? बर्ड्स। यहाँ पे हमने एलिमिनेशन मेथड यूज किया एंड हमने आंसर फिल्टर कर लिया। जो बच्चे हमारे चैनल पे न्यू हैं वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे पहले 7 पार्ट आ चुके हैं एसएससी प्रीवियस ईयर्स एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के। उन सभी का जो लिंक है वो मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगी। और इसी के साथ ही हमारी एक प्लेलिस्ट तैयार है एसएससी की, आप जाके वहां भी देख सकते हैं। और जो भी आपके फ्रेंड्स प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके साथ शेयर कीजिए। और अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लग रहा है तो प्लीज लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर करिए। क्वेश्चन नंबर 86, Mahabalipuram emerged as an important center of temple architecture under which of the following India? देखो इनमें से किसमें जो महाबलीपुरम का टेम्पल था वो बहुत फेमस आर्किटेक्चर के रूप में उभर के आया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन। तो किसके टाइम में आया था? पल्लव। जो पल्लवास थे उनके टाइम पे महाबलीपुरम बहुत इंपॉर्टेंट आर्किटेक्चर के रूप में उभर कर आया था। आप इसमें ये भी देख के बताएंगे मुझे कि प्रेजेंट डे में महाबलीपुरम टेम्पल कहाँ सिचुएटेड है। ठीक, ये आपका काम है। देखो अब मैंने आपको बताया था कि इस सीरीज में हमने कुछ इंग्लिश के क्वेश्चंस भी कवर किए हैं। तो जो बच्चे इंग्लिश मीडियम से नहीं है, हिंदी मीडियम के हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनके लिए मैं इस चीज को बहुत डिटेल में डिस्क्राइब करूंगी सो डैट वो समझ सके। और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए मैं कहना चाहूंगी कि वो चाहे तो स्पीड को थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं जिससे उनका टाइम सेव हो जाए। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 87। क्वेश्चन नंबर 87 क्या कहता है? आइडेंटिफाई द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनियम। आपको एंटोनियम ऑफ द गिवन वर्ड, इनमें से जो ये जो वर्ड हमें दिया हुआ है टिमिड, इसका आपको सबसे अप्रोप्रिएट एंटोनियम बताना है कि कौन सा एंटोनियम इसका सबसे अप्रोप्रिएट है। देखो एक बात आपको पता होनी चाहिए कि सबसे पहले तो एंटोनियम का वो मतलब क्या होता है। दो चीज होती है आपके इंग्लिश में, एंटोनियम एंड सिनोनियम। आज मैं अगेन बता रही हूँ कि ये मैं जो बच्चे नए हैं या फिर डिफरेंट मीडियम के हैं उनके लिए मैं ये डिटेल में एक्सप्लेन कर रही हूँ। सिनोनियम, एंटोनियम एंड सिनोनियम दो वर्ड होते हैं। तो जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपसे एक दो तीन क्वेश्चन एंटोनियम सिनोनियम से आ ही जाते हैं। तो एंटोनियम का मतलब होता है जिसका मीनिंग अपोजिट हो। ठीक है, जिसका मीनिंग क्या होगा? अपोजिट। और सिनोनियम का मतलब होता है जिसका मीनिंग सेम हो। आप कंफ्यूज ना हो तो मैं एक ट्रिक बताती हूँ। देखो एस फॉर सिनोनियम एंड एस फॉर सेम। तो आप ध्यान रखिए सिनोनियम मतलब सेम, दोनों सेम सेम है। क्लियर? तो इन्होंने किस वर्ड का मीनिंग पूछा है? टिमिड। अगर टिमिड का मीनिंग आपको पता है तो आप डेफिनेटली उसका एंटोनियम पूछा है तो अपोजिट बताना है, बहुत इजीली उसका अपोजिट निकाल सकते हैं। देखो जो टिमिड का मतलब होता है एक तरह से देखा जाए तो कोवर्ड होता है। कोवर्ड मतलब डरपोक। डरपोक के लिए हम टिमिड यूज करते हैं वर्ड। तो अब आप इनमें से देखिए कि डरपोक का उल्टा कौन सा होगा? जो बहुत साहसी होगा, है ना? या फिर जिसमें डेयर होगा, डेयरिंग होगा। डरपोक जो डर डर के रह रहा है, और डेयरिंग मतलब जो कुछ भी कर सकता है एकदम से। ही इज वेरी डेयरिंग टू डू एनीथिंग, वो कुछ भी करने के लिए बहुत ज्यादा डेयरिंग है। तो देखो मीक भी नहीं होगा, एनक्सियस भी नहीं होगा, स्पोकी भी नहीं होगा। डेयरिंग ऑप्शन में बिल्कुल क्लियर है। तो आप इस पर टिक करेंगे और ये आपका राइट होगा। तो इसलिए आप अपनी इंग्लिश की एक नोट बना के चलिए, उसमें एंटोनियम सिनोनियम वाले पार्ट में ये वर्ड ऐड कर दीजिए टिमिड, बिकॉज रिपीट होने के भी बहुत ज्यादा चांसेस रहते हैं। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 88, सेलेक्ट वन वर्ड सब्सटीट्यूट। आपको सिर्फ सिंगल, ये जो पूरी फ्रेज दे रखी है इसके लिए एक सिंगल वर्ड बताना है। अ पर्सन हु सेल्स एंड अरेंज कट फ्लावर्स। एक ऐसा व्यक्ति जो क्या करता है? अरेंज करता है और बेचता है फ्लावर्स को। कटिंग जो होती है फ्लावर्स की उसको बेचता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन है हॉर्टिकल्चरिस्ट, हॉर्टिकल्चरिस्ट, सेकंड है बोटोनिस्ट, थर्ड है गार्डनर एंड फोर्थ है फ्लोरिस्ट। आप एक चीज देखिए, जो हॉर्टिकल्चरिस्ट होता है वो हॉर्टिकल्चर यानी कि क्रॉप्स वगैरह से रिलेटेड होता है, तो ये तो नहीं होगा। जो बोटोनिस्ट होता है वो बॉटनी की स्टडी से रिलेटेड होता है, ये भी नहीं होगा। फिर आता है गार्डनर, गार्डनर वो होता है जो गार्डन को मेंटेन करता है, तो ये भी नहीं होगा। अब बचा क्या हमारे पास? फ्लोरिस्ट। तो जो इंसान फ्लावर को बेचता है या अरेंज करता है उसको हम क्या कहते हैं? फ्लोरिस्ट। आप देखेंगे एलिमिनेशन मेथड यूज करके हमने आंसर फाइंड आउट कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनियम। देखो अभी उन्होंने एंटोनियम पूछा था एंटोनियम। अब क्वेश्चन आ गया है सिनोनियम का। और मैंने बताया था सिनोनियम मतलब सेम, कि जिसका मीनिंग क्या होगा? बिल्कुल
सेम होगा, तो वो होगा सिनोनियम। तो क्या है, अंडरलाइन वर्ड का हमें सिनोनियम बताना है। ही वॉज ट्रैम्बलिंग विद फियर, यानी कि वो डर से कप कपा रहा था। ट्रैम्बलिंग का मतलब कप कपाना, कि वो डर से कप कपा रहा था। अब आपको इन चारों वर्ड्स में से, ये जो आपके पास चार ऑप्शंस हैं, इसमें से ऐसा ऑप्शन ढूंढना है जिसका मतलब क्या होगा, कप कपाना। ठीक, जिसका मतलब होगा कप कपाना। तो आप देखेंगे, अगर हम देखें वीपिंग, वीपिंग का मतलब क्या होता है, रोना, नहीं होगा ये ऑप्शन। रनिंग का मतलब भागना, ये भी नहीं होगा, इंटरप्रेट भी नहीं होगा। तो शिवरिंग, शिवरिंग का मतलब क्या होता है, कांपना। जब आप कभी कभी कॉमन लैंग्वेज में बोल देते हैं ना कि आई एम शिवरिंग, है ना, मैं कपकपा रही हूँ या घबरा रही हूँ, तो दिस इज द राइट आंसर, शिवरिंग। ट्रैवलिंग का मतलब क्या है, शिवरिंग। देखो इंग्लिश में आपको अपनी वोकैब अच्छी करना बहुत ज्यादा जरूरी है, तभी आप एसएससी में अच्छे मार्क्स ला सकते हैं, है ना। तो आप अपनी वोकैब पे बहुत ज्यादा ध्यान दीजिए, और कोशिश करिए कि कुछ ना कुछ नया आप इंग्लिश में सीखते रहें। सेलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, देखो इसमें जो वर्ड बिल्कुल सही से जिसकी स्पेलिंग है, आपको वो फाइंड आउट करना है। देखो ये नहीं है, कॉन्सिक्वेंस नहीं है, कॉलीग का भी नहीं है, ब्रिजारे नहीं है, एंटरप्रेन्योरशिप, एंटरप्रेन्योरशिप इज करेक्टली स्पेल्ड, इसकी स्पेलिंग बिल्कुल ठीक है। जब भी आप कुछ पढ़ें उसकी स्पेलिंग को जरूर फाइंड आउट करें। दूसरा कोई करंट में टॉपिक है तो उसकी भी स्पेलिंग्स को आप जरूर देखें। ठीक, नेक्स्ट है राइट वन वर्ड सब्सटीट्यूट, आपको एक वर्ड सब्सटीट्यूट लिखना है। फिर से वही चीज आ गई है कि सेम एक वर्ड सब्सटीट्यूट लिखना है, लेकिन इसमें आई थिंक हम वो फ्रेज लिखना भूल गए हैं जिसका वन वर्ड सब्सटीट्यूट लिखना है। चलिए कोई बात नहीं, मैं आपको बता देती हूँ। वो फ्रेज है अ प्लेस, मैं यहाँ छोटा करके लिख देती हूँ, a place where fruit trees are grown, fruit trees are grown। एक ऐसी जगह बतानी है जहां पर फलों के पेड़ लगाए जाते हैं, तो उसको क्या कहा जाता है, ये आपको बताना। ऑर्किड, गार्डन, क्वेरी, कोई या म्यूजियम। तो म्यूजियम भी नहीं होगा, गार्डन तो सब चीजों का होता है, ऐसे कुछ इसमें स्पेसिफाइड नहीं होता कि सिर्फ फलों के ही पेड़ लगाए जाएंगे, है ना। और म्यूजियम मतलब संग्रहालय है जिसमें पुरानी अच्छी चीजें जो एक जगह संग्रहित करके रखी जाती हैं, तो ये भी नहीं होगा। और कोई भी नहीं होगा, तो क्या बचा, ऑर्किड, है ना, ये ऑर्चर्ड, ये हमारा इसका राइट आंसर होगा। तो आप देख रहे हैं इंग्लिश में हम ना मोस्टली एलिमिनेशन मेथड ही यूज कर पा रहे हैं। बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिन्हें डायरेक्टली आंसर पता है, बट डायरेक्टली नहीं पता है तो वो ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सकते हैं। देखिए अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 92 है। इफ ए प्लस 1/a = 12, ये हमारा मैथ्स का क्वेश्चन है और सीजीएल 2024 में ये क्वेश्चन आया है। एक बार मैं फिर से आपको बता दूं, जो भी बच्चे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और हमारी प्रीवियस ईयर की 7 वीडियोस ऑलरेडी आ चुकी हैं। देखो 92 क्वेश्चन पे हम पहुंच चुके हैं। ये 100 के 100 क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इन्हें जरूर देखिए, तभी आप पेपर पैटर्न को समझ सकते हैं, और क्वेश्चन रिपीट होने के बहुत ज्यादा चांसेस रहते हैं। तो ए प्लस 1/a = 12 है, तो आपसे पूछा गया है a² + 1/a² की वैल्यू फाइंड करो। सबसे इंपॉर्टेंट, तो आप यहाँ पे देखें कि स्क्वायर की बात करी जा रही है, इसका मतलब हमें इसका क्या करना है, स्क्वायर। थोड़ा डिटेल में बताऊंगी, शॉर्ट ट्रिक आप यूज कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ फुली एक्सप्लेन करूंगी। जब स्क्वायर खोलेंगे तो हमें पता है a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² + b² + 2ab। तो ऐसे ही a² + 1/a² + 2 a इंटू 1/a, एंड 12 का होल स्क्वायर क्या होता है, 144। होल स्क्वायर की ट्रिक्स के लिए भी एक वीडियो आपको शॉर्ट्स में पड़ा हुआ है, आप जाके देख सकते हैं। a² + 1/a², a से a कैंसिल हुआ, +2 = 144। तो यहाँ पे क्या हो गया, a² + 1/a² = 144, -2 = 142। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया, a² + 1/a² = 142। क्लियर हो गया है। ऐसे ही क्वेश्चंस अलजेब्रा से पूछे जाते हैं, तो आपको पता होना चाहिए। जो बच्चे प्रैक्टिस में है वो डायरेक्टली शॉर्ट ट्रिक यूज कर सकते हैं। शॉर्ट ट्रिक इनकी स्क्वायर वाले की सिंपल होती है, -2 कर दीजिए, जिसका स्क्वायर करिए और -2 कर दीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा फिर से इंग्लिश का है। चेंज इनटू पैसिव वॉइस, आपको पता है एक्टिव पैसिव आपके सिलेबस का पार्ट है। अब तक तो बच्चों ने सिलेबस देख लिया होगा, जिन बच्चों ने सिलेबस नहीं देखा है वो जाके एसएससी की डिटेल वीडियो में देखिए, उसमें सब कुछ बताया गया है। तो हमारा क्या है, एक्सेस डिनाइड, एक्सेस डिनाइड एक्टिव वॉइस में दिया गया है।
इसको हमें पैसिव में चेंज करना है, तो इसका पैसिव क्या है, लेट द एक्सेस बी डिनाइड। बहुत से बच्चे बी मिस कर देते हैं, ऑप्शंस में एक ऐसा भी होता है जिसमें बी ना हो, तो इसको भी ध्यान रखिए, लेट द एक्सेस बी डिनाइड। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 94, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ इमल्शन। इमल्शन का इनमें से कौन सा एग्जाम्पल होगा, स्पंज होगा, रबड़ होगा, फेस क्रीम होगा या फिर फॉर्म होगा। तो जो फेस क्रीम है वो किसका एग्जाम्पल है, इमल्शन का एग्जाम्पल है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 95, who among the following is known playing captain and coach of the Indian chess team at the chess Olympiad 2024। चेस ओलंपियाड हुआ था 2024 में, और आप जल्दी से कमेंट करके मुझे बताएंगे कि चेस ओलंपियाड 2024 कहाँ पर हुआ था। तो इसमें उन्होंने हमसे पूछा था, ये भी देखो 2024 में हुआ और क्वेश्चन आने की इसकी बहुत ज्यादा चांसेस हैं क्योंकि 2025 चल रहा है, तो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में आ जाता है। ठीक, कि इनमें से कौन से ऐसा थे कैप्टन थे जो खेले नहीं, नॉन प्लेइंग कैप्टन थे और कोच भी थे इंडियन चेस टीम के, जो चेस ओलंपियाड 2024 में गए थे। तो कौन है, श्रीनाथ नारायण, श्रीनाथ नारायण। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 96, फ्रूट्स एंड सीड्स कंटेन हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट हार्मोन। इनमें से कौन से प्लांट हार्मोन की कॉन्सेंट्रेशन फ्रूट्स और सीड्स में सबसे ज्यादा हाई होती है। जो बच्चों बायो से हैं या फिर 10th तक भी बायो पढ़ी है उन्हें पता है ये चारों ही क्या है, प्लांट हार्मोन्स हैं। इनमें सबसे ज्यादा जो कॉन्सेंट्रेशन होती है वो किसकी होती है, ये आपको बताना है, तो वो होती है साइटोकिनिन की। ठीक, साइटोकिनिन की सबसे ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये फिजिक्स का क्वेश्चन है, देखो, व्हेन वी आर ट्रैवलिंग इन अ बस एंड इफ द बस स्टॉप सडनली वी स्टार्ट मूविंग फॉरवर्ड, दिस इज ड्यू टू। देखो आप बस में जब ट्रेवल करते हैं और आप खड़े हैं कहीं भी एकदम से, या फिर चलो बैठे भी हैं, एकदम से बस रुकती है तो आप आगे को गिरते हैं ना, मूव फॉरवर्ड, आगे को गिरते हैं। तो ये क्यों होता है, क्या ये न्यूटन की थर्ड लॉ की वजह से होता है, सेकंड लॉ की, या इनर्शिया या फिर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। अगर आप देखेंगे तो न्यूटन की थर्ड लॉ क्या है कि फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो इससे तो नहीं होगा क्योंकि ऐसा तो है नहीं कोई आपको आगे से पीछे से धक्का दे रहा है इसलिए आप आगे जा रहे हो, नहीं। न्यूटन की सेकंड लॉ भी नहीं होगा इक्वल्स टू में, इनर्शिया ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन भी नहीं होगा, क्यों, क्योंकि आप नीचे की तरफ थोड़ी गिर रहे हैं। ग्रेविटी का मतलब क्या होता है, जो एप्पल है वो जो पेड़ से गिरा है वो नीचे को गिरा है, दिस इज बिकॉज ऑफ ग्रेविटी, ग्रेविटेशनल पुल। तो ये भी ऑप्शन करेक्ट गलत हो गया है। तो क्या बचता है, इनर्शिया ऑफ आवर बॉडी, जो हमारी बॉडी का जड़त्व होता है, हिंदी मीडियम वालों के लिए बता दें, जड़त्व, उसकी वजह से जो भी जैसे ही ब्रेक लगते हैं बस में आगे की तरफ को हम गिरते हैं। इसका इनर्शिया का ही एग्जाम्पल है, आपने देखा होगा अगर किसी भी जैसे कोई भी बेडशीट है, डोरमेट है, आप उसे झाड़ते हैं या फिर डंडे से मारना शुरू करते हैं, बीट करते हैं, तो उसमें से डस्ट पार्टिकल, उसकी गंदगी नीचे को निकलती है ना। दिस इज बिकॉज ऑफ द इनर्शिया ऑफ दैट मैट। अगर इनर्शिया की बात करें तो इनर्शिया वो प्रॉपर्टी है जो बॉडी को जिस पोजीशन में है उसी में ही रह देना चाहती है, तो जैसे ही फोर्स लगता है वो आगे ही गिरती है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इनर्शिया ऑफ आवर बॉडी। क्वेश्चन नंबर 98, which of the following is formed by the action of chlorine on dry slate line। क्लोरीन मतलब कि Cl, क्लोरीन गैस को जब ड्राई सूखे स्लेट लाइन पे छोड़ा जाता है तो इनमें से क्या चीज बनती है, कैल्शियम ऑक्साइड नहीं, कैल्शियम क्लोराइड भी नहीं, बनता है ब्लीचिंग पाउडर। आप ध्यान रखना ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ब्लीचिंग पाउडर बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 99, हुगली इंडस्ट्रियल एरिया इज लोकेटेड इन। जो भी बच्चे थोड़ा सा ज्योग्राफी को पकड़ते हैं तो वो एकदम समझ जाएंगे बिना ऑप्शन के कि हुगली कहाँ पर है। हुगली कहाँ है, हुगली है वेस्ट बंगाल में सॉरी, हुगली है वेस्ट बंगाल में, तो हुगली इंडस्ट्रियल एरिया भी कहाँ पर होगा, वेस्ट बंगाल में। तो वेस्ट बंगाल हमारा ऑप्शन सी है, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। आगे बढ़ते हैं, मानसरान हैज द हाईएस्ट एवरेज रेनफॉल इन द वर्ल्ड। आपको पता है ये मानसरान जो है इसमें सबसे ज्यादा रेनफॉल होती है और ये कहाँ पर है, मेघालय में है। तो ये कौन सी हिल्स पे सिचुएटेड है, और जो नॉर्थ ईस्ट एरिया है वहां पे, जिन बच्चों को भी ज्योग्राफी पता होगी, वहां पे गारो, खासी और जो जयंती हिल्स हैं वो फैली हुई है।
इन तीनों हिल्स को फैली हुई है। तो मैकॉल तो हट गया है ना, मैकॉल तो एलिमिनेट हो गया, अब बचती हैं ये तीन। अब अगर आप बिल्कुल एग्जैक्ट लोकेशन देखेंगे मेघालय की या मैनसीराम की, तो वहां पे आपको पता लगेगा कि जो खासी हिल्स हैं वो, ये जो एरिया है ये खासी हिल्स पे है। कई बार आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे ज्यादा हाईएस्ट एवरेज रेनफॉल कहाँ पे होती है पूरे वर्ल्ड में, तो ये लोकेशन भाई इंडिया के मेघालय में है। ठीक है, वहां पर सबसे ज्यादा हाईएस्ट रेनफॉल होती है। अब आप देखेंगे हमने अपने पार्ट 8 तक, है ना, 100 क्वेश्चंस पूरे कर लिए हैं। जिन बच्चों ने नहीं देखे हैं वो जाके जरूर देखिए। हर वीडियो में इंपॉर्टेंट सीजीएल के और एसएससी सीजीएल एमटीएस सीएचएसएल सबसे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। आप जाइए प्लेलिस्ट चेक करिए, बाकी मैंने पिन भी कर दिया है। स्टैटिक जीके के भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारे चैनल पे आ चुके हैं, आप जाके चेकआउट कर लीजिए। और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिए। अगर अच्छा लगा है तो लाइक करके भी हमें मोटिवेट करिए। थैंक